हाय हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका साइंस एग्जाम हब के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो बेटा, आज हम अपने 10th क्लास की जो साइंस है उसमें केमिस्ट्री के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो बेटा, केमिस्ट्री में अपने सिलेबस में क्या क्या है इसके बारे में अपन बात करेंगे कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है, कितने कितने नंबर के, अपन को किस प्रकार की तैयारी करनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की। देखो, जहां केमिस्ट्री वर्ड आता है ना, वहीं बच्चों में डर उत्पन्न हो जाता है कि वो ये सोचते हैं कि केमिस्ट्री को सिर्फ हम रात को रटते रहते हैं कि सुबह जब उठ के देखते हैं तो केमिस्ट्री का कुछ भी याद नहीं रहता है। तो वो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी केमिस्ट्री में उन्हें कुछ नहीं याद रहता। आज हम इस एकदम न्यू सेशन में बात करेंगे कि केमिस्ट्री को किस प्रकार से याद किया जा सकता है। आपको इस पैटर्न, इस तकनीक के साथ पढ़ाया जाएगा कि आपको जो केमिस्ट्री हार्ड लग रही थी ना इतने दिन में, वो केमिस्ट्री सबसे इजी लगेगी आपको। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सारी जो ट्रिक्स आपको बताई जा रही है, जो अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके लिए लेके आया हूं, उन सबको आप फॉलो जरूर करें। ठीक है, तो इसमें अपन सबसे पहले शुरू करते हैं कि केमिस्ट्री में है क्या। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमारे सिलेबस के अंतर्गत केमिस्ट्री में दे क्या रखा है। तो देखो बेटा, बात करते हैं अपन केमिस्ट्री के सिलेबस की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं हमारे केमिस्ट्री के सिलेबस में जो एनसीईआरटी है उसमें 4 चैप्टर दे रखे हैं। आपके 4 चैप्टर है एनसीईआरटी में। देखो, यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री 25 मार्क्स की, जो 25 नंबर की आपकी केमिस्ट्री है उसमें 4 चैप्टर है। सबसे पहले अपन बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन की। सेकंड अपना जो चैप्टर रहेगा वो होगा एसिड बेस एंड साल्ट। देखो, ये चैप्टर फर्स्ट है 6 नंबर का, सेकंड है 7 नंबर का, 7 मार्क्स है। ठीक है, उसके बाद में अपना थर्ड चैप्टर रहेगा बेटा धातु और अधातु की, जो 5 मार्क्स का है। और फोर्थ चैप्टर है अपना कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट, ये भी 7 नंबर का चैप्टर है। सारे चैप्टर वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो बेटा, केमिस्ट्री सब्जेक्ट ऐसी है कि इसमें पूरे नंबर आते हैं, अपने एक नंबर भी कटने की गुंजाइश नहीं होती है। बस सर हमें को कॉन्सेप्ट समझना है। अब तक आप अगर कॉन्सेप्ट समझे, अगर केमिस्ट्री को रट रहे हो ना, तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। आपको केमिस्ट्री में सारी चीजें कंसेप्ट वाइज याद हो जाएगी और ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके लिए है जिनका आप उपयोग करोगे ना, तो आपको सारे चैप्टर आसानी से इजी से याद होंगे बेटा। देखो, इनको पढ़ने के लिए आपको थोड़ा बेसिक से चलना पड़ेगा अपन को, है ना। तो अपन शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, आज के इस लेक्चर को, केमिस्ट्री को। और सबसे पहले अपन लेके चलते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर को। बेटा, सारे चैप्टरों में क्या क्या है चैप्टर वाइज अपन पढ़ते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट चैप्टर की, केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एवं इक्वेशन 6 मार्क्स का चैप्टर है। अपन को क्या पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है, सबसे पहले अपन इस पे चर्चा करते हैं। देखो, पहले बात करते हैं अपन फर्स्ट चैप्टर की बेटा। तो आपके फर्स्ट चैप्टर में रासायनिक जो अभिक्रिया और समीकरण वाला चैप्टर है, 6 मार्क्स का है, जैसा कि अभी अपन ने बात की। सबसे पहले अपन इसमें पढ़ेंगे चेंजेस, कि पदार्थों में किस प्रकार के चेंजेस होते हैं, सब्सटेंस किस प्रकार से चेंजेस होते रहते हैं, कौन कौन से परिवर्तनों के बारे में अपन को पढ़ना है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो केमिकल रिएक्शन से, रासायनिक अभिक्रियाएं किससे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार से ये गठित होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे जो केमिकल इक्वेशन है, रासायनिक समीकरण कैसे बनाते हैं, रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से बनाया जाता है, किस प्रकार से उनको संतुलित किया जाता है। छात्रों को, विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा समस्या बेटा इसी जगह आती है। अगर आपने ये वाला कंसेप्ट ढंग से समझ लिया ना, केमिकल इक्वेशन का, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण अगर आपको बनानी आ गई ना, तो आपके फर्स्ट चैप्टर ही नहीं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों चैप्टर आपके इजीली याद हो जाएंगे। इसलिए थोड़ा बने रहे वीडियो के अंत तक। अपन ऐसे ऐसे आसान ट्रिक्स के द्वारा इनको आप समझेंगे। अपन बात करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकारों की, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार की होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे विकृत गंधिता, और उसके बाद में अपन बात करेंगे संक्षारण की। तो ये मुख्य मुख्य टॉपिक है। इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जिनके बारे में अपन चैप्टर के बीच बीच में चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं चेंजेस से। देखो बेटा, आपके चेंजेस है, परिवर्तन है, इसके बारे में डिटेल से शायद आपने 9th क्लास की कक्षा में पढ़ा होगा। अगर 9th नहीं पढ़ी है ना, तो यहाँ आ जाओ। अब आप 9th के बच्चों का भी ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा और आपका तो क्लियर होना ही होना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चेंजेस किसे कहते हैं, चेंजेस कितने टाइप के होते हैं और किस
पदार्थ में किस प्रकार का चेंजेस हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीके से सीखते हैं चेंजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस। तो बेटा ये जो चेंजेस है, परिवर्तन है, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, चेंजेस दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। सबसे पहले अपन बात करते हैं भौतिक परिवर्तनों की। सबसे पहले अपन बात करेंगे भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, किस प्रकार से ये होते हैं। तो देखो, ऐसे परिवर्तन, पदार्थों में होने वाले ऐसे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं, पदार्थ की बेटा भौतिक अवस्थाएं, भौतिक अवस्थाएं। अब अपन बात करें कि भौतिक अवस्थाएं कौन या भौतिक गुण कौन से। भौतिक गुण चेंज हो जाते हैं, भौतिक गुण बदल जाते हैं। जो फिजिकली चेंजेस आते हैं, फिजिकली चेंजेस में कौन कौन से, जैसे उसकी शेप हुई, पदार्थ की शेप बदल जाए, उसका आकार बदल जाए, उसकी आकृति बदल जाए, उसका कलर चेंज हो जाए, उसकी जो गंध है, स्मेल है, उसमें परिवर्तन आ जाए। तो ये जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं ये कहलाएंगे बेटा भौतिक गुण, पदार्थ के, जिन्हें अपन देख कर पता लगा सकते हैं कि ये ठोस अवस्था में था, अभी द्रव में है, गैस में है, या इसका कलर ब्लू था, ब्लैक था, व्हाइट था, किस प्रकार से कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, किस प्रकार से उसका आयतन बदल रहा है। तो ये भौतिक गुण बदल जाते हैं, लेकिन जो इसका रासायनिक संगठन है वो नहीं बदलता। रासायनिक संगठन, ठीक है, रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता, रासायनिक वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ध्यान रखना, भौतिक गुण बदलेंगे, क्या चेंज हो रहा है, भौतिक गुणों में चेंजेस हो रहा है, भौतिक गुणों में भौतिक गुण चेंज होंगे, लेकिन जो रासायनिक गुण है, केमिकल चेंजेस है, वो नहीं बदलेंगे। ठीक है, अच्छा, ये परिवर्तन है ना अस्थायी होता है, ऐसे नहीं कि एक बार हो गया अब चेंजेस नहीं होने वाला, पदार्थ वापस से अपनी पुनः स्थिति में, मूल स्थिति में आ जाते हैं। तो ये अस्थायी होता है और उत्क्रमणीय होता है, मतलब दोनों दिशाओं में होता है। अगर कोई पदार्थ ठोस से द्रव में चला गया तो द्रव को वापस ठोस में परिवर्तित किया जा सकता है। तो नया पदार्थ नहीं बनता, इसमें कोई न्यू सब्जेक्ट नहीं बनता, नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नया पदार्थ नहीं बनता। इन दो तीन चीजों का ध्यान रखो कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है और किस प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। जैसे अपन इसके एग्जांपल देखें, जैसे ब्रेकिंग ग्लास, एक गिलास था वो टूट गया, गिलास टूटकर बिखर गया, तो उसके भौतिक गुण तो बदल गए, उसकी पूरी शेप गड़बड़ा गई, उसकी पूरी शेप चेंज हो गई, लेकिन जो उसके केमिकल गुण थे, रासायनिक जो गुण थे, वो सेम है, नहीं परिवर्तित हुए, कोई नया पदार्थ नहीं बना, कोई नया पदार्थ नहीं बना। तो ये कौन सा परिवर्तन आ जाएगा, आपके फिजिकल चेंजेस। मिक्सिंग ऑफ कैंडीज, कैंडीज आपस में मिक्स हो जाए, बहुत सारी आपकी कैंडीज आपस में मिक्स कर दो, उन्हें वापस साट के अलग कर लो, तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। ठीक है, श्रेडिंग पेपर, आप पेपर को काट रहे हो, टुकड़े कर रहे हो, किसी कागज को फाड़ रहे हो, पेपर के टुकड़े कर रहे हो, तो पेपर को फाड़ना या कागज के टुकड़े करना बेटा कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन। इसमें किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ प्राप्त नहीं हुआ। ध्यान रखना, कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता है भौतिक परिवर्तन में, अस्थायी होता है। अपन उस कागज का वापस से पुनर्चक्रण किया जा सकता है, रिसाइकल किया जा सकता है। ठीक है, फोल्डिंग पेपर, आपने पेपर को फोल्ड कर दिया, 2 हिस्सों में, 4 हिस्सों में, 5 हिस्सों में, जैसे भी आपने फोल्ड कर दिया, उसे वापस आप ठीक कर सकते हो। तो पेपर को फोल्डिंग करना भी किस प्रकार का परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। मेल्टिंग ऑफ आइस, बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना भी किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा, भौतिक परिवर्तन के अनुसार। लकड़ी काटना, लकड़ी काटना, आप लकड़ी को काटकर छोटे छोटे टुकड़े कर दो, कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, कटिंग हेयर, बालों का काटना, इसी प्रकार से ड्राई आइस, सबमेटिंग, जो ड्राई आइस है उसमें अपन बात करते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, पानी जो बॉईल हो रहा है वो भी। और ब्रेकिंग ऑफ एग्स, आप अंडे को तोड़कर 2 भागों में तोड़ रहे हो, तो भी उसमें कौन सा परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेस है, किसी भी प्रकार से रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ। इनमें किसी भी प्रकार से कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा है। नया पदार्थ बन रहा है मतलब केमिकल चेंजेस है, नया पदार्थ नहीं बन रहा मतलब फिजिकल चेंजेस ही है। तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना। ठीक है, भौतिक गुण बदलते हैं, रासायनिक गुण नहीं बदलते, नया पदार्थ नहीं बनता, अस्थायी होता है और मूल पदार्थ को वापस प्राप्त किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस कहलाते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तारे ध्यान रखना। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस की, या अपन फिजिकल चेंजेस की देखो थ्योरी देख लेते हैं एक बार इसको नोट्स के रूप में।
ताकि आपको और इजीली याद हो जाए। देखो जो चीजें आपने समझी है वही है सारी, याद रखना। अपन बात करते हैं पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे अवस्था, आकार, रंग, रूप बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों पर प्रभाव नहीं पड़ता, अस्थायी होता है। ठीक है, नया पदार्थ नहीं बनता, ये दोनों लाइंस ध्यान रखना, अस्थायी होता है, नया पदार्थ नहीं बनता, और मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, फिजिकल चेंजेस कहलाता है। ठीक है, उदाहरण देख लो आप इसके, बहुत सारे उदाहरण आपने पढ़े थे। कुछ उदाहरण है जैसे बर्फ का जल में बदलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठोस अवस्था से द्रव में आ गया, या वाष्प में बदल गया, वाटर है ना, वाटर वेपर्स में चेंज हो गया, तो भी ये उदाहरण वो फिजिकल चेंजेस है। द्रव का ठोस या गैस में बदलना, चीनी का पानी में घुलना, अगर आपने शरबत बनाई है, अगर आपने शुगर को वाटर में घोल रहे हो, अगर सॉल्यूशन बनाया है, तो सॉल्यूशन से अपन शक्कर को, चीनी को वापस बाहर निकाल सकते हैं। नमक का जल में मिलना, अगर नमक को पानी में घोला है तो उस पानी से नमक को वापस प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि समुद्र के खारे पानी से तो वाष्पीकरण द्वारा नमक प्राप्त होता है। तो ये सारे कौन से चेंजेस है बेटा? फिजिकल चेंजेस है। एक चीज ध्यान रखना, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, मैं फिर कह रहा हूं, नया पदार्थ नहीं बनता बेटा, नया पदार्थ नहीं बनता और अस्थायी होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, अगर आप इनको ध्यान में रखोगे तो चैप्टर सबसे इजी हो जाएगा। ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस है, पहचानना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस की। देखो केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जस्ट इसका विपरीत हो जाएगा केमिकल चेंजेस। अपन ये कहेंगे कि इसमें भौतिक तो बदलते ही हैं, भौतिक व रासायनिक, भौतिक व रासायनिक गुण क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, इसमें न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू प्रोडक्ट बनता है, नया पदार्थ बनता है, परमानेंट होता है ये बेटा, स्थायी है। ठीक है, परमानेंट है। मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो मुख्य पदार्थ था उसे अपन बिल्कुल भी वापस प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे अपन बात करें लोहे पर जंग लगना, अगर एक बार लोहे पर जंग लग गया तो आप उससे वापस आयरन प्राप्त नहीं कर सकते। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। ठीक है, भोजन का पाचन। ठीक है, जो अंडा है उसका खराब हो जाना, या अंडे से एम्ब्रॉय का निर्माण हो जाना। ठीक है, जो केक है उसको पकाना या भोजन को पकाना, ये सारे जो परिवर्तन है बेटा केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे आप इलेक्ट्रो वाला पढ़ो, चाहे केले का सड़ना या केले का पकना, केले का खराब होना, ये सारे परिवर्तन किसके अंतर्गत आ जाएंगे? दूध का दही में बदलना, दूध का दही में बदलना, इस प्रकार के जितने भी चेंजेस है वो केमिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। तो आपको केमिकल चेंजेस में क्या बताना है कि भौतिक गुण तो बदलते ही हैं, रासायनिक गुण, उनका जो रासायनिक संगठन है, केमिकल जो सब्सटेंस है वो भी चेंज हो जाते हैं सारे। जो रासायनिक संगठन है वो बदल जाएगा, भौतिक जो गुण है वो बदल जाएंगे, नया पदार्थ बनता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें ये है कि नया पदार्थ बनता है और परमानेंट होता है, स्थायी होता है। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है, परमानेंट होता है और अनुत्क्रमणीय होता है, मतलब अपना जो मुख्य पदार्थ था, शुरू में जिस पदार्थ को लेकर अपन क्रिया करवा रहे हैं वो वापस नहीं प्राप्त कर सकते। एक बात, दूध से दही बन गया ना, तो आप दही से वापस दूध बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंजेस। इसके कुछ थ्योरीज है जिसको आप पढ़ लेना, ध्यान रख लेना, ये नोट्स के हिसाब से नोट कर लेना। ठीक है, एग्जाम में इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा जाता, केवल एग्जाम्पल पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो भौतिक गुण बदल जाते हैं, साथ ही साथ रासायनिक गुण भी बदल जाते हैं, दोनों चेंजेस हो जाते हैं। स्थायी होता है, ये परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, मूल पदार्थ को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ध्यान रखना। ठीक है, कुछ चेंजेस है जो आप देख लो। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल है वही है जो अभी अपन ने देखे, सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि दूध का दही में बदलना, लोहे पर जंग लगना, लकड़ी का जलना, पदार्थों का किण्वन मान लो और फलों का पकना मान लो। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रकृति में आप जो भी परिवर्तन देखें उनमें आप ध्यान से देखना बेटा कि नया पदार्थ बन रहा है या नहीं बन रहा है, स्थायी है या अस्थायी है। अगर इन दो चीजों को भी आप फॉलो कर लोगे ना, ऐसा कोई चेंजेस नहीं है जो आप नहीं बता सकते। ठीक है, नया पदार्थ बन रहा है मतलब रासायनिक है, नया पदार्थ नहीं बन रहा मतलब भौतिक है। अच्छा, इसमें अपने एक उदाहरण पूछा जाता है अक्सर, स्टार कर लेना इसको, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना। ठीक है, मोमबत्ती का जलना,
ये किस प्रकार का परिवर्तन है? तो जैसे कहते हैं बेटा ये फिजिकल और केमिकल दोनों प्रकार का परिवर्तन है, भौतिक भी है और रासायनिक भी है। भौतिक और रासायनिक दोनों ही प्रकार का परिवर्तन है। देखो जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोम पिघल जाती है, तो मोम का पिघलना तो क्या हो गया? भौतिक। और उसमें जो धागा या मोम है वो जलकर वाष्पीकृत हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करती है, वो क्या कहलाएगा बेटा? केमिकल चेंजेस। इसलिए ये भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है। अगर आप जो विनेगर है, जैसे सिरका और बेकिंग सोडा को मिक्स करोगे, तो सिरका और बेकिंग सोडा को मिक्स करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जित होना भी कौन सा परिवर्तन है? केमिकल चेंजेस है। तो प्रकृति में ये आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, कुछ फिजिकल चेंजेस के होंगे, कुछ केमिकल चेंजेस के होंगे। लेकिन आप ध्यान रखना, अगर न्यू प्रोडक्ट बन रहा है, न्यू प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो वो केमिकल है, न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो वो भौतिक है। ठीक है, अगर परमानेंट है तो केमिकल है, अगर परमानेंट नहीं है तो फिजिकल है। ठीक, तो ये अपने चैप्टर की स्टार्ट थी जिसमें जो कुछ चेंजेस थे उनके बारे में पढ़े। अपन बात करते हैं अब रासायनिक अभिक्रिया की। सबसे पहले अपन बात करते हैं बेटा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन। एग्जाम में परिभाषा पूछी जा सकती है सीधी सी कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसको विस्तार से समझाइए। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्तार से समझाइए। वेरी मोस्ट चीजें ध्यान रखना, चैप्टर की स्टार्टिंग का ही क्वेश्चन है। तो सीधी सी परिभाषा, अभी अपने कहा कि पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन होना ही रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान अपने अभी सीखा है कि नए पदार्थ बन रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल रासायनिक अभिक्रिया में क्या होते हैं? रासायनिक परिवर्तन। क्या होंगे बेटा? रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, ये रासायनिक परिवर्तन होते हैं तो इससे क्या बनता है? नया पदार्थ। क्या बनेगा? नया पदार्थ बनता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो कह सकते हैं या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो पदार्थ है वो मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, उसे अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अपन कहें कि दो पदार्थ मान लो ए है, बी है, सी है, जो भी है, अगर वो नया पदार्थ बना रहे हैं, मान लो वो बना रहे हैं ए प्लस सी, ए सी प्लस बी, इस प्रकार से कोई पदार्थ बना रहे हैं। ठीक है, जो भी बना रहे हैं, या अपन ये कह सकते हैं कि ए बी सी तीनों बना रहे हैं, ए बी सी। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके नया पदार्थ बनाते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। देखो अभी अपन यहां बात करें कि कुछ पदार्थ अभिक्रिया कर रहे हैं, कुछ अभिक्रिया के पश्चात बन रहे हैं, तो इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दो अंग हैं, टू पार्ट्स है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के कितने पार्ट्स है? दो पार्ट्स है। एक जो क्रिया कर रहा है, एक तो रिएक्शन करने वाला और एक रिएक्शन के पश्चात बनने वाला। तो जो क्रिया कर रहा है बेटा उसे हम कहेंगे अभिकारक। ठीक है, रिएक्टर्स, अभिकारक। ठीक है, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बन रहा है उसे हम कहेंगे उत्पाद, प्रोडक्ट, उत्पाद। ठीक है, समझ में आया? ये रासायनिक अभिक्रिया ढंग से तरीके से देखना कि अपन कहेंगे कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके, दो या दो से अधिक पदार्थ क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं या नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं, भाग लेते हैं, उन्हें अभिकारक या क्रियाकारक कहा जाता है। और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है उसे हम प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। तो ये आपकी रासायनिक अभिक्रिया। इसकी थ्योरी देख लो बेटा नोट्स के रूप में। ये नोट्स आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे, और इन नोट्सों को लेने के लिए आपका जो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया गया है बेटा, उसे जरूर फॉलो करें। उसमें आपको जो भी नई अपडेट होगी या नोट्स होंगे या वीडियोस होंगे या नई जो अध्ययन सामग्री है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप उस चैनल को जरूर 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 फॉलो करें। ठीक है, ताकि आपको नई चीजें मिल सके। देखो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं अपन यहाँ से। वो ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है,
दो या दो से अधिक पदार्थ या जो सब्सटेंस है क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, क्या कहलाती है बेटा? केमिकल रिएक्शन कहलाती है, केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे अपन बात करें मैग्नीशियम का दहन, आपको ये पूछा जा सकता है मैग्नीशियम का दहन, जब मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो एक श्वेत चूर्ण का निर्माण करता है जिसे अपन कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, इसका डायग्राम भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो थोड़ा डायग्राम भी ध्यान रखना। इस चैप्टर में जितने भी डायग्राम हैं वो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करना बेटा। एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डायग्राम पूछती है, जो आपकी एक्टिविटीज दे रखी है उन सारी एक्टिविटीज की अपन चर्चा करेंगे यहाँ चैप्टर में कि कौन कौन सी एक्टिविटीज है और उनके क्या क्या डायग्राम है, कौन कौन से चित्र है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट है, कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो अपन ये कहते हैं कि जब मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। देखो यहाँ जो दो पदार्थ है वो क्रिया करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? रासायनिक अभिक्रिया। अब अपन कह रहे हैं कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कर रहे हैं उन्हें तो अपन कहेंगे अभिकारक। तो ये जो आपके लिए Mg और जो O2 है बेटा, ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक। और जो ये 2MgO है ये हो गया प्रोडक्ट, उत्पाद, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला पदार्थ उत्पाद कहलाता है। जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात नया पदार्थ बनेगा उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उत्पाद कहते हैं। जैसे आप कार्बन को जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो, तो कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है ना। आप जब भी रसोई में अगर कार्बन या लकड़ी को जलाते हो तो लकड़ी को जलाने से या कार्बन को जलाने से, कोयले को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जित होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जित होना कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। तो ये रासायनिक अभिक्रिया। आप और भी अभिक्रिया लिख सकते हो, जैसे आप कह सकते हो कि कैल्शियम जल से अभिक्रिया करता है या ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है, CaO, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, तो ये बेटा कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैं कहूं कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, ये भी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये सारी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के बाद में जो अपना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाली प्रमुख घटनाएं देख लो बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान क्या क्या हुआ। जैसे अभी अपने देखा, अपने कहा कोयले को जलाते हैं अपन, C+O2 को जला रहे हैं, क्या बन रहा है? CO2, कार्बन के दहन से, ठीक है। तो कार्बन के जब दहन होता है तो इससे कुछ मात्रा में हमें क्या प्राप्त होती है? उष्मा। तो उष्मा का निकलना, ठीक है। अवस्था में परिवर्तन होना, जैसे अपन ने बात की थी, अगर अपन NaC जल है, H2 है, O2 से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है H2O, रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत नया पदार्थ बन रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। अगर अपन उसको सॉलिड अवस्था में ले रहे हैं तो वो हमें उत्पाद के रूप में द्रव अवस्था में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। लिक्विड अवस्था में प्राप्त हो सकता है, गैस अवस्था में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। जैसे अपने यहाँ बात की कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, गैस के रूप में निकल रहा है, यहाँ ये सॉलिड फॉर्म में है और यहाँ कौन सी फॉर्म में है? गैस के फॉर्म में। तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, अपन किसी और रंग का ले रहे हैं। जैसे अपन कहे कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाते हैं तो उसका रंग है ना मलिन हो जाता है, तो रंग बदल रहा है यहाँ, तो रंग परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। अवस्था परिवर्तन हो सकती है, गैस का निकास हो सकता है, जैसे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही थी कोयले के दहन से, ठीक है, निकास या उत्सर्जन। या तापमान में परिवर्तन, जैसे ये हमें उष्मा दे रहा है, या अगर आप अम्ल और क्षार को आपस में मिक्स करोगे तो बहुत ज्यादा उष्मा निकलेगी, तो उष्मा में परिवर्तन भी हो सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? अवस्था बदल सकती है, रंग बदल सकता है, गैस का निकास हो सकता है, या तापमान में परिवर्तन हो सकते हैं। तो ये रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले बेटा परिवर्तन थे। अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, क्या होती है, किस प्रकार से लिखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। अगर ये आती है तो चैप्टर आता है, ये बनाना आता है तो कंप्लीट चैप्टर, यही नहीं, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर, चारों चैप्टर आएंगे। और अगर ये नहीं बनाना आता है
तो अपन को फिर रटने के अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है, और रटना हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, ये आपको भी पता है। इसके बेसिक से कंसेप्ट पकड़ना, ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहना और इसके कंसेप्ट पकड़ना और सीखना। देखो सबसे पहले बात करते हैं जो केमिकल इक्वेशन है कहते किसे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात करते हैं। जैसे अभी अपन ने कहा कि ये जो कार्बन है, ठीक है, जब कार्बन का दहन होता है वायु की उपस्थिति में, तो अपन ने कहा कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है, ये भी अपन ने चर्चा की। तो अपन ये बात करेंगे कि जो ये पदार्थ क्रिया कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में, तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं और जो पदार्थ बनते हैं उत्पाद, अभिकारकों को और उत्पाद में जो भी तत्व है, यौगिक है या परमाणु है, अगर उनको उनके प्रतीक चिन्ह के द्वारा या उनके अणुसूत्र के द्वारा, ठीक है, प्रतीक चिन्ह के द्वारा या अणुसूत्र के द्वारा अगर अपन संक्षिप्त में छोटे रूप में लिख दें तो वो क्या कहलाता है बेटा, केमिकल इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ कार्बन का प्रतीक ले लेता हूं C, ठीक है, वायु में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, उसका प्रतीक ले लेता हूं मैं O2, यही होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को मैं शॉर्ट में लिख दूं CO2, तो ये क्या हो जाएगी बेटा, केमिकल इक्वेशन हो जाएगी, रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको एग्जाम में ये जो समीकरण है, शब्द समीकरण, ये जो समीकरण है अपन कह सकते हैं 3 टाइप की होती है, ठीक है। अपन पहले कहते हैं वाक्य में रूप में प्रयोग कर ले, सेंटेंस के रूप में। दूसरा अपन बात कर लेते हैं शब्दों के रूप में, शब्द समीकरण, ठीक है। और थर्ड बात करेंगे अपन रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण की बात करें। अगर मैं आपसे ये कहूं कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है, तो बेटा ये हो जाएगा अपना वाक्य। और वाक्य के रूप में किसी समीकरण को प्रदर्शित करना बहुत लंबा हो जाता है, तो इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। अब मैं शब्दों में लिख रहा हूं नाइट्रोजन, अपन अगर ऐसे लिखे नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है बेटा, अमोनिया, एमोनिया। तो ये लिखना भी थोड़ा असुविधाजनक है, थोड़ा बड़ा है। अगर मैं इनके प्रतीक का इस्तेमाल कर लूं, इनके अणुसूत्रों का उपयोग कर लूं, तो वो संक्षिप्त रूप में हो जाएगा जिसे हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मैं नाइट्रोजन के लिए ले लेता हूं नाइट्रोजन गैस N2, हाइड्रोजन के लिए ले लेते हैं अपन H2 गैस, ठीक है बेटा। और यहाँ दोनों अभिक्रिया करके अमोनिया बनाने, तो मैं अमोनिया का सूत्र लिख देता हूं NH3, ठीक है। ये इसको अपन संतुलित कर लेते हैं, अब देखेंगे क्या होता है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं अपन, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो परमाणु हैं, जो तत्व हैं, जो यौगिक है, उनको उनके अणुसूत्रों के द्वारा एवं प्रतीक चिन्ह के द्वारा छोटे रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अपने पढ़ा था 2Mg + O2 = 2MgO, ये तो हो गई बेटा रासायनिक समीकरण। अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण के टाइप्स की। रासायनिक समीकरण 2 टाइप्स की हो सकती है। एक तो होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है बेटा अनबैलेंस, संतुलित, और एक होती है असंतुलित। देखो अभी अपन ने इसके आगे ये जो 2 लिख रहे थे, ये क्यों लिख रहे थे, ताकि समीकरण संतुलित हो जाए। क्यों हो जाए, समीकरण संतुलित। अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि समीकरण को संतुलित करते क्यों है। तो सबसे पहला बात आती है समीकरण को संतुलित करते क्यों है, क्योंकि आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। रासायनिक संयोजन के नियमों में जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था, उसमें अपन ने पढ़ा था कि रासायनिक जो अभिक्रिया होती है, केमिकल जो इक्वेशन होती है, उसमें ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है, ना ही विनाश, ना तो परमाणुओं का सर्जन होता है, ना ही विनाश। कुल परमाणुओं की संख्या या जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर रहता है। इसी नियम की अनुपालना में हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है, तो ध्यान रखना। तो यहां से अपन बात करेंगे कि इसके 2 प्रकार की, एक तो हो जाएगा संतुलित, एक तो हो जाएगा संतुलित समीकरण, एक हो जाएगा बेटा असंतुलित समीकरण, ठीक है। बैलेंस एवं अनबैलेंस समीकरण, ठीक है। अब अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखना। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है, इसके कुछ रूल्स हैं, ठीक है।
एग्जाम में नहीं पूछता है, मैं फिर कह रहा हूं, ये अगर आपको आते हैं आप इक्वेशन बना पाओगे, समीकरण बना पाओगे तो आप कर पाओगे। ठीक है, पिछली बार ही बोर्ड में एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में बदलिए, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो अपन को ये लिखना ही नहीं आएगा तो अपन कैसे बना पाएंगे। तो लिखने का नियम ये है कि सबसे पहले अपन बात करते हैं अभिकारकों की। तो जो अभिकारक है वो समीकरण में अपन बात करते हैं बाईं तरफ लिखा जाता है। किस तरफ होते हैं? बाईं तरफ। अगर मैं बात करूं सेकंड उत्पाद की, तो उत्पाद होता है बेटा अभिक्रिया में हमेशा दाईं तरफ। ये हिस्सा अभिकारकों का, ये वाला हिस्सा उत्पाद। दिन में बात करूं कि अभिक्रिया और उत्पाद में अगर परमाणुओं की संख्या ज्यादा है तो अपन प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे अपन ने कहा C+O2, CO2, ठीक है, तो बीच में प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। अगर अपन और ज्यादा बात करें तो अपन यह कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया को होने को तीर के सिरे के द्वारा, ये एक तीर का निशान आता है और ये जो तीर का सिरा होता है वो हमेशा उत्पाद की ओर होता है। ये पर्सन भी इंपॉर्टेंट है, आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में तीर का सिरा होता है किस ओर होता है? उत्पाद की ओर होता है। ठीक है, और अपन बात कर सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उनमें अवस्थाओं के परिवर्तन के लिए भी अपन कुछ शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सॉलिड के लिए शॉर्ट में S लिख दे, लिक्विड के लिए L लिख दे, या गैस अवस्था के लिए अपन G का प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया में अगर कोई ताप की आवश्यकता है या किसी दाब की आवश्यकता है या केटाइल की आवश्यकता है, उत्प्रेरक की आवश्यकता है, तो इसको अपन ये जो तीर का सिरा होता है ये वाला, या तो इसके ऊपर दर्शाते हैं या इसके नीचे दर्शाते हैं। भाई यहाँ ताप है या दाब है, इस प्रकार से अपन इसको दर्शाते हैं। एक और है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या करना चाहिए? रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाना चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट अपना यही रहेगा, कैसे लिखते हैं और कैसे संतुलित करते हैं। क्लियर है? तो अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण की। देखो इसके नोट्स देख लो बेटा एक बार, किसे कहते हैं, क्या होता है, अपन डिटेल में अपन चर्चा कर चुके हैं इसकी, कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्व या यौगिकों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों को या यौगिकों को अपन उनके प्रतीक चिन्ह के द्वारा, ठीक है, उनके प्रतीक चिन्ह के द्वारा या अणुसूत्र के द्वारा, ठीक है, सिंबल्स के द्वारा या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज आता है उनके द्वारा जो संक्षिप्त में व्यक्त करते हैं उसे हम क्या कहते हैं बेटा? केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे Mg2Mg+O2 ये केमिकल इक्वेशन का है। अब इसके बाद में पढ़ा अपन इसके प्रकार, दो प्रकार की होती है, संतुलित और असंतुलित। अगर रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या अलग अलग है तो वो असंतुलित कहलाएगी, अगर समान है तो वो संतुलित। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में तीर के सिरे के, ठीक है, जो अभिक्रिया होने की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है उस तीर के सिरे की अपन बात करें, अगर दोनों तरफ, ठीक है, दाएं तरफ अगर बात करें तो अभिकारक, उत्पाद, सॉरी है ना, उत्पाद, और बाएं तरफ बात करें तो अभिकारक। अभिकारक में अगर परमाणुओं की संख्या बेटा बराबर है, परमाणुओं की संख्या असमान है, अगर असमान है तो क्या कहलाएगी? अनबैलेंस कहलाएगी। जैसे मैं बात करूं बेटा, उदाहरण आपको दे देता हूं, Mg+O2 इक्वल MgO। देखो इधर देखना, देखे इधर Mg परमाणु की संख्या कितनी है? 1। यहां ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा? 2। यहां Mg परमाणु की संख्या कितनी है? 1। ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है बेटा? 1। तो इधर Mg 1 था, इधर भी Mg 1 था, ये तो संतुलित है। लेकिन इधर ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 थी, तो इधर भी परमाणु की संख्या कितनी होनी चाहिए थी? 2 होनी चाहिए थी। अगर ये 2 नहीं है तो परमाणु क्या है? असंतुलित है, गलत है, अनबैलेंस्ड है। तो इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा? बैलेंस। और बैलेंस कैसे किया जाता है इसके बारे में फिर देखते हैं। फिलहाल ये परिभाषा देख लो। अपन बात करते हैं संतुलित की। देखो, जिस रासायनिक समीकरण में उत्पाद एवं अभिकारक में परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। जैसे बात करते हैं, देखो 2Mg, यहाँ Mg की संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 2 है। यहाँ अगर Mg की बात करें तो संख्या 2 है और ऑक्सीजन की संख्या की बात करें तो भी कितनी है? 2। तो प्रत्येक में अभिकारक और उत्पाद में परमाणु की संख्या क्या है? बराबर। अगर दोनों तरफ बराबर है तो कैसे होती है बेटा? समीकरण संतुलित होती है। अब अपन बात करते हैं समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना,
इधर परमाणु की संख्या बराबर की जाती है, इधर परमाणु की संख्या बराबर की जाती है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए एक विधि आती है, हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल विधि, ट्रायल हिंदी में कहते हैं बेटा इसको अनुमान विधि। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अनुमान विधि कहते हैं। हिट एंड ट्रायल विधि या अनुमान विधि कहा जाता। कैसे संतुलित करते हैं आगे देखते हैं अपन। ठीक है बेटा, थ्योरी देख लो पहले। अभी अपन बात कर रहे थे द्रव्यमान संरक्षण की कि समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं का, अभिकारकों का और उत्पादों का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर होता है, ना घटता है ना बढ़ता है। इसलिए समीकरण को क्या करना पड़ता है? संतुलित। और ये इंपॉर्टेंट है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। हिट एंड ट्रायल विधि कहलाती है। अब अपन सीखेंगे सबसे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रासायनिक समीकरणों को कैसे बैलेंस किया जाता है। ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, अपना पूरा का पूरा ध्यान बेटा बोर्ड पे बना के रखना। अपना जोश का जो लेवल है, जोश मीटर है, वो पूरा हाई रखना, 100% रखना। ठीक है, और पूरा कंसंट्रेट अब अपने बोर्ड या बोर्ड पे झोंक दो, पूरा ध्यान लगा के पढ़ लो। अगर ये समझ में आएगा आपके पूरा चैप्टर इजी हो जाएगा। ठीक है, आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगा। मैं कह रहा हूं पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले अपन बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि जो रासायनिक समीकरण को के अपन को फॉर्मूलाज दिए गए हैं, जो अपन को सूत्र दिए गए हैं, उसमें चेंजेस नहीं करना है। सूत्र में चेंजेस नहीं करना है। ठीक है, जैसे ये N2 है, N2 ही रहेगा, O2 है, O2 रहेगा, NO है, NO ही रहेगा। इसमें किसी प्रकार का चेंजेस नहीं करना है। तो फिर क्या करना है? सबसे पहले अपन बात करते हैं, जो इनके सूत्र दे रखे हैं उनको अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं ना, बॉक्स में पैक कर लेते हैं। भाई इनमें चेंजेस नहीं करना है, इसका मतलब अपन ने इसको किस में डाल दिया? बॉक्स में डाल। अब जितने परमाणु इधर है उतने ही परमाणु इस तरफ होने चाहिए। इसके लिए अपन इन बॉक्सेस के आगे, जो बॉक्सेस हैं उनके आगे अपन को परमाणुओं की संख्या को लिखना है। ठीक है, इन बॉक्सेस के आगे लिखना है, ना तो पीछे लिख सकते हैं। ध्यान रखना, मैं फिर बता रहा हूं, आपको अणुसूत्र में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। आपको जो संतुलित करने के लिए पूर्णांक संख्या लेनी है, सबसे पहले तो सबसे छोटी पूर्णांक संख्या लेनी है हिट एंड ट्रायल विधि के अनुसार। उन बॉक्सेस के ना तो पीछे लिखना है, ना बीच में लिखना है, ना आगे। रासायनिक समीकरण को अगर संतुलित करना है तो जो आपको सूत्र दे रखा है उसके आगे जितनी भी संख्या लगा सकते हैं उसको लगाते हुए संतुलित करते हैं। सबसे पहले अपन बड़ी संख्या से शुरू कर लेते हैं। अगर बड़ी संख्या संतुलित हो जाएगी तो छोटी संख्या ऑटोमेटिकली संतुलित हो जाएगी। तो मैं यहां बात करूं N2 मतलब नाइट्रोजन। यहां नाइट्रोजन परमाणुओं की संख्या बेटा कितनी है? 2। आप सही से साइड में लिख के भी कर सकते हैं कि जो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या है वो 2 है, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या है वो 2 है। लेकिन आप, ये तो हो गया आपका अभिकारक है ना, रिएक्टेंट, और ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, उत्पाद। अगर इसमें बात करूं तो नाइट्रोजन की संख्या 1 है और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 है। अगर मैं इसको 2 बना दूं और इसको 2 बना दूं तो संख्या क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। नाइट्रोजन 2 होनी चाहिए, ये 2 होनी चाहिए, ये तो 1 होने से रही, कम तो हो ही नहीं सकते ना। तो अपन बात करेंगे इनमें कैसे करेंगे। तो मेरे को जो लिखना है 2 संख्या यहां लिखूं। जैसे मैं यहाँ 2 लिखूंगा, यहाँ नाइट्रोजन 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। फिर कह रहा हूं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को गिन लेते हैं। गिनने के बाद में हम उनके जो सूत्र दिए गए हैं अणुसूत्र, उनको बॉक्स में पैक कर लेंगे, और बॉक्स में पैक करने के बाद में उस बॉक्स के आगे अपन संख्याएं लगाकर संतुलित करते हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें अपन बात करें जो आयरन है Fe है, उसकी संख्या 1 ही है। अगर मैं यहाँ लिखूं कि Fe बराबर 1 है, ठीक है, H बराबर कितना है बेटा? 2 है, और ऑक्सीजन बराबर कितने हैं? 1। ये पहले मैं बॉक्सेस बना लेता हूं ना, अपन बॉक्सेस में पैक कर देते हैं ताकि अणुसूत्रों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सके। ठीक है, अब अपन देखते हैं, यहाँ Fe एक बार है, H 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। मैं इधर लिखूं तो ये Fe आपका 3 बार है। अगर ऑक्सीजन की संख्या लिखूं तो ये 4 बार है। अगर मैं हाइड्रोजन की संख्या लिखूं तो 2 बार। ठीक है, तो यहाँ Fe 1 है, वहां Fe 3 है। मेरे जो सबसे ज्यादा हो पहले अपन उसी को संतुलित कर लें। ठीक है, तो अपन इसको बढ़ाते हैं। तो यहाँ Fe को 3 करने के लिए मैं इस Fe के आगे कितना लगा दूं बेटा? 3। Fe की संख्या संतुलित हो गई। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पे। मेरे पास यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु में 1, इधर 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है बेटा? 4। तो मैं इस 1 को 4 बनाने के लिए यहाँ कितने लगा दूं? 4। ठीक है,
ऑक्सीजन कितना हो गया 4, गुणा हो जाएगा, ये वाली संख्या गुणा होगी, मल्टीप्लाई होगी, ये मल्टीप्लाई होगी और इसमें सम होगा, ऐड होगी। ये संख्या इधर से इधर अगर कोई है समान तो वो जुड़ जाएगी, अगर एक ही अणुसूत्र में है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्लियर है? तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन 4। लेकिन अब देखो ऑक्सीजन 4 होने के साथ साथ जो हाइड्रोजन है 2 थे आपके यहाँ, हाइड्रोजन परमाणु कितने थे 2, अभी कितने हो गए 8, Fe कितने हो गए 3, और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु कितने हो गए बेटा 4। अब यहाँ देखो Fe तो 3 है बराबर है, आपकी ऑक्सीजन 4 में 4 बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन कितनी है बेटा 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितनी है 4 दूनी 8। अगर मेरे को इसको 8 करना है तो मैं यहाँ कितने लगा दूं 4, कितने आएंगे 4, तो 4 दूनी 8। अब देखो यहाँ Fe 3 थे 3 ही है, ऑक्सीजन 4 है और हाइड्रोजन कितने हो गए 3 4 8, इधर भी कितने हैं 3 4 और 8। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आई थिंक शायद समझ में आ रहा होगा आपके। देखो एक और देखो, यहाँ हम KClO3 के बारे में बात कर लेते हैं कि जो KClO3 है उसमें जो पोटेशियम है K, उसकी संख्या कितनी है 1, Cl की संख्या कितनी है 1, ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार। ठीक है, अगर मैं यहाँ बात करूं उत्पाद में तो पोटेशियम 1 बार, क्लोरीन 1 बार और ऑक्सीजन कितनी बार है 2 बार। पोटेशियम और क्लोरीन तो ठीक है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 3 बार है, इधर ऑक्सीजन 2 बार। तो इस तरफ अपन ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाते हैं, पहले सबसे कम से शुरू करते हैं। तो यहाँ इसको अगर बढ़ाना है तो मैं सबसे पहले यहाँ 2 लगा देता हूँ, इनको वही डब्बे में पैक करना है, 2 लगा लिए, लेकिन 2 लगाने से ये कितना हो गया बेटा 4, ये कितना रह गया 3। अब मेरे को इसको बढ़ाना पड़ेगा, इसको बढ़ाने के लिए वही है कि ये कोष्टक में पूरा यहाँ 2 लगाने पड़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ 2 लगाए तो K कितनी बार हो गया बेटा 2 बार, Cl कितनी बार हो गया 2 बार, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार। ठीक है, तो यहाँ K को 2 लगाने के लिए मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, तो यहाँ अब हो गया आपका पोटेशियम 2 बार, क्लोरीन 2 बार। ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6 बार, यहाँ ऑक्सीजन कितनी बार है 4 बार, तो मैं यहाँ से इस 2 को हटाकर कितने लगा दूं, यहाँ लगा देता हूं मैं 3, तो 3 दूनी 6 बार, तो ये कितनी बार हो जाएगा 6 बार। क्लियर है? इस प्रकार से इनको संतुलित करते, जिधर जितनी संख्या इस तरफ है उतनी संख्या उस तरफ होनी चाहिए। कुछ उदाहरण और देखते हैं एक बार अपन। देखो बेटा, ये कुछ उदाहरण और ले लेते हैं सीखने के लिए। जैसे यहाँ Na2SO4 है, सबसे पहले इनको कोष्टक में बंद कर देते हैं, जो अणुसूत्र है उनको इस हिसाब से अपन डब्बे में बॉक्स में पैक कर देते हैं। ठीक है, अब बॉक्स में पैक करने के बाद में देखो इधर देखना, यहाँ सोडियम की संख्या कितनी है बेटा 2, यहाँ सोडियम कितनी बार है 1 बार। डायरेक्ट करो, आपको लिखने की ज्यादा आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यहाँ सोडियम 2 बार है, यहाँ सोडियम 1 बार है, तो तुरंत इसके आगे कितने लगा दो 2, हो गया 2 बार। अब देखो यहाँ पूरा SO4, यहाँ O की बात नहीं हो रही बेटा, अगर SO4 ये वाला अणुसूत्र अगर इधर कहीं पे है तो उसको पूरे को गिन लो, नहीं तो अलग अलग गिन लो। S को अलग गिनेंगे, O को अलग गिनेंगे, अगर पूरा मिल जाए तो 1 बार गिनेंगे। तो यहाँ पूरा SO4 कितनी बार है बेटा 1 बार, यहाँ पूरा SO4 बेटा कितनी बार है 1 ही बार, तो संतुलित है। अब अपन बात करते हैं यहाँ Ba कितनी बार है बेटा 1 ही बार। ठीक है, यहाँ Ba बेटा कितनी बार है 1 ही बार, संतुलित है। यहाँ Cl कितनी बार है, Cl के नीचे 2 लगा हुआ है तो 2 बार। यहाँ ये Cl 1 बार था, लेकिन इसके आगे अपने कितना लगा दिया 2, तो ये हो गया 2 बार। तो यहाँ आपके पास जो Na है वो भी 2 बार हो गया, SO4 है वो आपका 1 बार है ही, Ba है वो आपका 1 बार हो गया, Cl आपका 2 बार हो गया। ठीक है, यही चीज इधर की आपका जो Na है वो 2 बार हो गया, Cl है वो भी 2 बार हो गया, Ba आपका 1 बार, SO4 आपका 1 बार, तो दोनों तरफ बराबर है संख्या, तो समीकरण क्या है संतुलित, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। इसमें देखो आपके पास कार्बन की संख्या कितनी है, यहाँ कार्बन 1 बार है, पहले इसको अपन बॉक्स में पैक कर लेते हैं ताकि आंसर गलत नहीं हो। ठीक है, बॉक्स में पैक करने के बाद में देखो यहाँ आपके कार्बन 1 बार है, यहाँ कार्बन आपकी कितनी 6 बार, यहाँ आपके ऑक्सीजन 2 बार है, यहाँ ऑक्सीजन 6 और 2 8, बेटा ऐसे जुड़ते हैं, मैंने पहले भी कहा था 6 और 2 8, यहाँ हो गए 2 और 1 3 बार, यहाँ हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ हाइड्रोजन कितनी बार है 12। ठीक है, तो अपन सबसे बड़ी संख्या से शुरू कर ले ताकि इजी हो जाए। तो मैं यहाँ हाइड्रोजन को 12 बार करने के लिए यहाँ 6 से गुणा कर देता हूँ, 6 दूनी 12। उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है कार्बन, तो मैं कार्बन के आगे कितना लगा देता हूँ 6। ठीक है, यहाँ कार्बन 6, यहाँ कार्बन 6, यहाँ हाइड्रोजन 12, यहाँ हाइड्रोजन 12। अब देखो ऑक्सीजन 6 दूनी 12, कितने हो गए 6 दूनी 12, इधर कितनी बार 6 बार, तो 12 और 6 टोटल कितने हो गए 18।
ऑक्सीजन बराबर, ठीक है। इधर देखो ये दोनों तो बराबर हो गए, ऑक्सीजन इधर कितनी है 6 बार, इधर तो कितनी बार है 6 बार, इधर कितनी बार है 2 बार, 6 और 2 8, ऐसे जुड़ते हैं। 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, अपन को चाहिए कितने 18। तो मैं इस 6 को अलग निकालता हूं, क्योंकि इधर में अगर यहां अगर कुछ भी संख्या लगाता हूं, यहां अगर आप कोई भी संख्या जोड़ोगे तो यहाँ कार्बन भी चेंज होगा, हाइड्रोजन भी चेंज होगा, ऑक्सीजन भी चेंज होगा। यहाँ ऑक्सीजन अकेला है तो मैं इसी में परिवर्तन कर लेता हूं। तो अगर 18 में से आप 6 कम कर दो, ये जो 18 है इसमें से 6 कम कर दो इधर से, तो कितने बच गए आपके पास 12 है। तो ये वाले जो ऑक्सीजन है ना वो 12 होने चाहिए। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेगी 12 आ जाए तो 6, तो यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा आ जाएगी बेटा 6O2, ठीक है। इसी प्रकार से FeSO4 में देख लो, यहाँ Fe कितनी बार है 1 बार, 1 बार, SO4 कितनी बार है बेटा 1 बार, यहाँ Fe बेटा कितनी बार है 2 बार, तो आप यहाँ Fe को 2 कर दो ना, क्लियर है। अब यहां देखो यहाँ SO4 1 बार था, इधर कहीं SO4 है ही नहीं, तो आप इस SO4 को SO4 मत गिनो, आप यहां करो S कितनी बार है 1 बार, O कितनी बार है 4 बार। अब मैंने यहां 2 लगा दिए तो Fe कितनी बार हो गया बेटा 2 बार, S कितनी बार हो गया 2 बार, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 बार हो गया ये। अब इधर देखो यहाँ Fe कितनी बार है 2 बार, ऑक्सीजन कितनी बार है 3 बार, यहाँ S कितनी बार है 1 बार, यहाँ O कितनी बार है 2 बार, यहाँ पे S 1 बार, यहाँ O 3 बार। तो देखो Fe तो पूरा टोटल 2 हो गया। अगर मैं बात करूं S की तो S बराबर भी 1 + 1 कितना हो गया 2, मेरे पास इधर भी 2 थे उधर भी 2 हो गए। ऑक्सीजन मेरे पास 8 होने चाहिए, देखो ऑक्सीजन मेरे पास 3, तो ये रे 3 + 2 ये रे 5, 3 ये रे, तो 3 2 5, 5 3 8, तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या हो गई बराबर। तो ये समीकरण क्या हो जाएगी बेटा संतुलित हो जाएगी। समीकरण कैसे हो जाएगी संतुलित। तो समीकरणों को संतुलित करना आना चाहिए। ध्यान रखना अभिकारक में परमाणुओं की संख्या और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये ढंग से एक बार समझ लेना, बार बार प्रैक्टिस करना। अच्छा आपको संतुलित करने के लिए मैं कुछ समीकरण दे देता हूं, ठीक है। ये जो समीकरण है ये आपके संतुलन के लिए है। आप इसे आज का अपना वर्क समझ लेना, वीडियो के बाद में आप ये होमवर्क आपकी रफ कॉपी में, मैं कह रहा हूं ये अगर कर लिया ना आपने 100% आपको दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये सही कर लिया ना आपने, अगर ये आपके 100% राइट है ना, तो ये मान लेना आपको केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना आ गई, ठीक है, बनाना आ गई, तो ये आप सीख जाओगे। अच्छा केमिकल इक्वेशन को बनाया कैसे जाता है, इसके लिए अपन अगले वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखेंगे। ये आप बनाना और इनके जो आंसर है बेटा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि किसके सही है किसके सही नहीं है। इसके बारे में अपन डिटेल से कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। इनका जो सॉल्यूशन है अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इनका क्या आंसर आना है, तब तक आप इनको सोल्व करना, ठीक है। तो इनका आंसर फिर अपन मिलेंगे। तो आज के वीडियो में अपन ने बात की कि जो केमिकल इक्वेशन है वो किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं और केमिकल चेंजेस क्या होते हैं। बेटा इन ट्रिक्स को फॉलो करना। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं फिर कह रहा हूं केमिकल इक्वेशन रासायनिक जो समीकरण है वो उसको बैलेंस करना ही आए, उसे बनाना और उसे बैलेंस करना, ठीक है। अगर आप हमारे बायोलॉजी से संबंधित चैप्टर्स को पढ़ना चाह रहे हैं, अगर आपने अध्ययन नहीं किया तो बेटा अब हमने इस चैनल पर बायोलॉजी के सारे वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस करवाया जा चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा इससे पिछले वाले अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपको यहाँ पर वीडियो के एंड में स्क्रीन दिखाई देगी, वहां क्लिक कर सकते हो, या प्लेलिस्ट के लिए आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके आप उसे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे नई चीजों के साथ इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।